नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अपने जितने भी फोर्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट है, उन सभी फोर्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन है वो यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपन ने आज दिन तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं या जितने भी अपन आगे देंगे, उन सब में अपन ने देखा है कि पिछले जो भी 4 से 5 साल के पेपर हैं, उन पिछले 4 से 5 साल के पेपरों से क्वेश्चन लगभग 85 to 90% है वो रिटर्न होते हैं। कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स? 85 to 90% है वो अपने जो भी क्वेश्चन है या क्वेश्चन मटेरियल है वो सारा रिटर्न होता है। उसके अलावा एक ये भी है कि अगर अपन पिछले 4 से 5 साल का पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं तो लगभग अपनी जो सब्जेक्ट होती है उसका संपूर्ण सिलेबस है वो अपन कवर कर लेते हैं। तो उससे भी अपन को है पूरे सब्जेक्ट का एक बार आइडिया पता चल जाता है। तो अपन जब भी फ्री हो या फिर खाना बनाते वक्त, खाते वक्त, जब अपन इंस्टाग्राम की रीलें स्क्रॉल करते हैं, उस टाइम अगर अपन इन पेपर सॉल्यूशन की क्लासेस को है वो देखें तो अपने लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसके लिए सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है वो प्रत्येक सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन की है वो आपके लिए क्लासेस लाए। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उन्हें भी इस चीज़ से अवगत कराइए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने से है वो बहुत ही फायदा होता है। और अगर अपन अभी तक किसी ने पढ़ाई भी नहीं की है शुरू सेमेस्टर की, तो उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में 85 to 90% है वो कोर्स रिपीट हो जाता है। और जिनका सिलेबस हो गया है वो भी है इन क्लासेस को लें ताकि उनका भी है वो रिविजन हो। आज अपन बात करने वाले स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट आज अपनी रहने वाली है हॉट 2 to 1। जो अपनी हॉट 2 to 1 है उसकी आज अपन बात करेंगे। और इसके अगर अपन टाइटल की बात करें तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, MAP और एरोमेटिक क्रॉप्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। किसकी? ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स वे आती है जो सजावटी पौधे होते हैं, जैसे फूलों की खेती हो गई, अन्य सजावटी झाड़ियों की खेती हो गई, इंडोर प्लांट्स होते हैं उनकी खेती हो गई, तो उनको अपन बोलेंगे ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे MAP। क्या पढ़ेंगे? MAP, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, MAP जो अपने सब्जेक्ट है उसकी अपन है वो आज पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और अगर आपने अभी तक दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दीजिए। अपनी पहली जो डेफिनेशन है वो है पिचिंग। क्या है स्टूडेंट्स? पिचिंग के बारे में अपन को बताना है कि पिचिंग है वो क्या होता है। तो अगर मैं पिचिंग की बात करूँ स्टूडेंट्स कि पिचिंग क्या होता है, तो पिचिंग का मतलब होता है कि फूल वाले पौधों के ऊपरी भाग को हटाना। जो फूलों वाला पौधा होता है, फूलों वाले पौधे के ऊपरी भाग को हटाना। कौन सी भाग को? ऊपरी भाग को हटाना। उसके अलावा अपन बात करें पिचिंग की तो अपने जो एग्रोनॉमी क्रॉप्स है उसमें अपन है चना के अंदर, जो चना होता है अपना साइसर एरिटेनम होता है स्टूडेंट्स। साइसर एरिटेनम में भी अपन पिचिंग की क्रिया है वो करते हैं। यहाँ पर अपन ऑर्नामेंटल क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो फूल वाले पौधों के ऊपरी तने को हटाना, ऊपरी भाग होता है तने का उसको हटाना, ताकि जो अन्य शाखाएं होती है उनकी है वो 37 वृद्धि हो सके। क्या उनसी जो साइड में है वो शाखाओं की वृद्धि हो, यानी कि 37 वृद्धि हो। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ स्टूडेंट्स तो अपने क्या है गुलदाउदी के अंदर है वो अपन पिचिंग की क्रिया है वो स्टूडेंट्स अपनाते हैं। बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन की। अगली अपनी डेफिनेशन है वो है कट फ्लावर्स के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स? कट फ्लावर्स। कि कट फ्लावर्स क्या होता है। अगर अपन कट फ्लावर्स की बात करें स्टूडेंट्स तो कटे हुए फूल या फूलों की कलियां होती हैं। क्या होते हैं? कटे हुए फूल या जो फूलों की कलियां होती है उनको कट फ्लावर्स कहते हैं। फूल के साथ में जब डंठल होता है उसको अपन है वो कट फ्लावर के नाम से जानती है। इनको धारण करने वाले पौधे से है वो काटी जाती है। ये आमतौर पर सजावटी उपयोग के लिए पौधे से हटा दिया है। जब अपन सजावटी उपयोग के लिए, किसके लिए स्टूडेंट्स? सजावटी उपयोग के लिए, ऑर्नामेंटल के लिए अपने किसी भी फूल से फूल को है अपन डंठल सहित हटाते हैं या पुष्प कलिका को हटाते हैं, उसको अपन है कट फ्लावर्स कहते हैं। एक होता है कट फ्लावर्स, एक होता है लूज फ्लावर्स। और अगर अपन लूज फ्लावर्स की बात करें तो लूज फ्लावर्स के अंदर है वो डंठल नहीं होता है, केवल फूल वगैरह होते हैं। लूज फ्लावर्स का उपयोग अपन माला वगैरह बनाने के अंदर करते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट के बारे में। अगली अपनी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स आसन के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स?
अपन को बताना है कि आसवन क्या होता है। आसवन की मैं बात करूं तो कोई भी द्रव पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, कोई भी द्रव पदार्थ है, इस द्रव पदार्थ को गर्म करेंगे अपन, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, द्रव पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो वाष्प में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वाष्प के अंदर बदल जाएगा। जब इस वाष्प को ठंडा करेंगे, जब ये वाष्प ठंडी होकर संघनित होगी तो वापस द्रव पदार्थ में बदल जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रक्रिया को अपन आसवन या डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आसवन या डिस्टिलेशन। अगर अपन ऑर्नामेंटल क्रॉप्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो अपने गुलाब जल वगैरह हो गया अपन निकालते हैं, इत्र वगैरह फूलों से निकालते हैं, फूलों से जो रस निकालते हैं वो अपन डिस्टिलेशन विधि या आसवन विधि से वो अलग करते हैं। कि एक तरल के वाष्प के रूप में रूपांतरण से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। तरल होता है जो वाष्प के रूप में रूपांतरण हो जाता है, उससे जुड़ी हुई प्रक्रिया है, जो बाद में वाष्प तरल रूप में संघनित हो जाता है। बाद में जब वाष्प है वो संघनित होता है तो वापस तरल रूप के अंदर, द्रव रूप के अंदर संघनित हो जाता है। ये एक तरल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है। क्या है, तरल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है। और जो वाष्प है वो बाद में तरल के रूप में संघनित हो जाता है, उसको अपने वो वाष्पन कहते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की। अगला डेफिनेशन है स्टूडेंट्स अपना ट्यूबर के बारे में। किसके बारे में, ट्यूबर के बारे में, कि अपन को बताना ट्यूबर क्या होता है। ट्यूबर में बात करूँ स्टूडेंट्स तो ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अपना ट्यूबर होता है ये रूपांतरित तना होता है, रूपांतरित तना। ये ट्यूबर होता है वो रूपांतरित तना होता है। और अपन ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर का कार्य होता है वो होता है भोजन संग्रहण का। किसका कार्य होता है, ये भोजन संग्रहण का कार्य करता है। भोजन संग्रहण का है वो स्टूडेंट्स कार्य करता है। और अपन बात करें तो ट्यूबर कौन सी फसलों में पाया जाता है, तो ट्यूबर अपने आलू के अंदर पाया जाता है। आलू के अलावा अपन बात करें तो चुकंदर होता है, इस चुकंदर के अंदर है वो ट्यूबर पाए जाते हैं। और आलू तथा चुकंदर की अपन बात करें स्टूडेंट्स तो आलू और चुकंदर के अंदर जो प्रोपगेशन होता है, परिवर्धन होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, जो परिवर्धन होता है, प्रोपगेशन होता है, वो भी ट्यूबर के माध्यम से होता है या फिर कंद के माध्यम से होता है। अगला है अपना सुगंधित तेल या एरोमेटिक ऑयल। एरोमेटिक ऑयल क्या होता है, सुगंधित तेल क्या होता है, ऐसा तेल जो अपन को सुगंधित पौधों से प्राप्त होता है। जो सुगंधित या मसाले वाले पादप होते हैं, उन सुगंधित या मसाले वाले पादपों से जो अपन को तेल प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, उनको अपन एरोमेटिक ऑयल कहते हैं। और ये जो गंध होती है ये विश्राम की भावना को बढ़ाती है। अपन को मन मोह गंध, इसके अंदर से गंध आती है, मन को अच्छी लगने वाली गंध आती है। ये तनाव और अवसाद को भी कम करती है, तो उसको अपन एरोमेटिक ऑयल के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है डिफरेंट के बारे में। किस बारे में है स्टूडेंट्स, डिफरेंट के बारे में है। और अपन को इसमें डिफरेंट बताना, वो बताना हाइब्रिड टी और चैती गुलाब के बारे में। किसके बारे में बताना है, हाइब्रिड टी और चैती गुलाब के बारे में। अगर अपन हाइब्रिड टी की बात करें स्टूडेंट्स तो ये गुलाब का सबसे बड़ा वर्ग है। अगर अपन गुलाब की बात करें, रोजा इंडिका की बात करें, तो गुलाब का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, हाइब्रिड टी। हाइब्रिड टी है स्टूडेंट्स, ये गुलाब का सबसे बड़ा वर्ग है। क्या बड़ा वर्ग है। और अपन बात करें तो इसके अंदर है वो भिन्न भिन्न कलर के फूल आते हैं, इनके अंदर है वो विभिन्न रंग के है वो पुष्प पाए जाते हैं। और इसके अंदर अगर अपन बात करें हाइब्रिड गुलाब की, हाइब्रिड टी वर्ग, जो हाइब्रिड टी वर्ग है गुलाब का, उसकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर तेल पाया जाता है, वो पाया जाता है 0.01 से 0.05% है वो तेल पाया जाता है। और मैं बात करूँ स्टूडेंट्स चैती गुलाब की, तो जो चैती गुलाब है अपना, चैती गुलाब है वो मुख्य रूप से राजस्थान के जो खमनौर और जो राजसमंद का क्षेत्र होता है वहाँ पर है इसकी खेती की जाती है। और चैती गुलाब के बॉटनिकल नेम की बात करें स्टूडेंट्स तो चैती गुलाब का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है रोजा डोमेस्टिका। क्या होता है स्टूडेंट्स, रोजा डोमेस्टिका। ये अपन को ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लेना हमेशा। कभी भी आप एग्जाम के अंदर कोई भी बॉटनिकल नाम लिख रहे हो या फिर जो कोई भी जूलॉजिकल नेम लिखते हो तो उसके नीचे है वो अपन को द्विनाम पद्धति के अंतर्गत है, अंडरलाइन करना जरूरी है। और चैती गुलाब में अगर अपन तेल की मात्रा बात करें तो चैती गुलाब के अंदर जो तेल पाया जाता है वो सर्वाधिक पाया जाता है और 0.05% पाया जाता है। चैती गुलाब के अंदर तेल की बात करें तो कितना पाया जाता है स्टूडेंट्स, 0.05% पाया जाता है, जो कि गुलाब के अंदर सर्वाधिक तेल होता है। क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक तेल है वो किस गुलाब में पाया जाता है, तो अपन को बताना है रोजा डोमेस्टिका या जो अपना चैती गुलाब है इसके अंदर सर्वाधिक तेल पाया जाता है। और अपन अंतर की बात करें स्टूडेंट्स तो जो अपना चैती गुलाब है ये इसकी खेती कहाँ की जाती है, चैती गुलाब की खेती की बात करें तो खमनौर में की जाती है। कहाँ पर की जाती है, खमनौर के अंदर राजसमंद में की जाती है। खमनौर राजसमंद के अंदर है वो चैती गुलाब की खेती,
राजसमंद के अंदर है वो चैती गुलाब की खेती की जाती है। और इसके अगर अपन प्रोपगेशन की बात करें, प्रवर्धन की बात करें, तो चैती गुलाब का प्रवर्धन है वो अपन हार्डवुड कटिंग से करते हैं। किससे करते हैं स्टूडेंट्स? हार्डवुड कटिंग। जो अपना हार्डवुड कटिंग है स्टूडेंट्स, यानी कि कठोर काष्ठ कलम, जिसको अपन कठोर काष्ठ कलम बोलते हैं, जिसमें 1 से 1.5 वर्ष पुरानी शाखाओं को कलम के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसमें प्रोपगेशन से हार्डवुड कटिंग के द्वारा चैती गुलाब का प्रवर्धन किया जाता है। अपन बात करें इसके हाइब्रिड टी वर्ग की, तो इसकी किस्म है वो है सुचित्रा, फर्स्ट प्राइज, सुपरस्टार और लोकल्स। सुचित्रा, फर्स्ट प्राइज, सुपरस्टार, ये किस्में किसकी है स्टूडेंट्स? तो हाइब्रिड टी वर्ग की है। और अपन बात करें तो चैती गुलाब है वो दिखने में कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं, मन को अच्छे लगने वाले होते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है लूज फ्लावर। लूज फ्लावर और कट फ्लावर के बीच में अंतर बताना है। किसके लिए बताना है? लूज फ्लावर और कट फ्लावर का अंतर बताना है। तो लूज फ्लावर का जो अपन उपयोग करते हैं वो माला बनाने के लिए करते हैं, ये अपन को ध्यान रखना। माला बनाने के लिए अपन है वो लूज फ्लावर का उपयोग करते हैं। और अपन कट फ्लावर की बात करें तो कट फ्लावर का उपयोग अपन ऑर्नामेंटल के लिए करते हैं, सजावटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स? जो अपना कट फ्लावर है वो सजावटी के लिए जो किया जाता है। उसके अलावा बात करें तो इस जो लूज फ्लावर होते हैं इसमें पुष्प को बिना तने के पौधों से अलग किया जाता है। इसमें क्या होता है? डंठल नहीं होता है। जो पुष्प के अंदर डंठल होता है वो डंठल है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है, जबकि कट फ्लावर में फूल के साथ में डंठल भी होता है। ये पुष्प के रूप में वो परिभाषित है। इसमें 1 से अधिक पुष्प इकाइयाँ होती हैं जिसकी खुली और बंद अवस्था में कटाई की जाती है। जो अपना कट फ्लावर होता है इसमें क्या होता है? अलग अलग पुष्प इकाइयाँ होती है जिसको अपन बंद पुष्प कलिका के रूप में या खुली कलिका के रूप में इसकी कटाई करते हैं। लूज फ्लावर को है अपन डंठल सहित पौधे से आसानी से अलग किया जा सकता है। लूज फ्लावर का उपयोग अपन धार्मिक स्तर पर माला बनाने में करते हैं। किस में करते हैं? लूज फ्लावर का उपयोग अपन धार्मिक स्तर पर माला बनाने के लिए करते हैं। लूज फ्लावर के एग्जाम्पल की बात करें तो मोगरा, जो अपना मोगरा है वो लूज फ्लावर है। उसके अलावा जो अपना गुड़हल है ना, गुड़हल हो गया, अपना गेंदा हो गया, कौन सा हो गया फ्लावर? जो फूल कौन सा? गेंदा। और अपन बात करें तो ये होते हैं, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लूज फ्लावर होते हैं। मोगरा, गुड़हल, गेंदा ये लूज फ्लावर होते हैं। और अपन बात करें कट फ्लावर की, तो कटाई के बाद में ये भारी नुकसान भी होता है। कट फ्लावर में फूलों के अंदर कटाई के बाद में नुकसान होता है। और कटाई है वो अत्यधिक परिपक्व अवस्था में की जाती है। सर्वाधिक परिपक्व अवस्था में अपन कटाई करते हैं वो कट फ्लावर की करते हैं। अब बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना 5वें का पहला कि जड़बेरा वो कार्नेशन की किस्मों के बारे में अपन को बताना है। जड़बेरा और कार्नेशन की किस्मों के बारे में अपन को बताना है। अपन जड़बेरा की किस्मों की बात करें स्टूडेंट्स, तो जड़बेरा की किस्में अपने हैं मिक्स, पैराडे, रेजिना, आर्ट स्मिथ, तारा, सनसेट। जड़बेरा की कौन सी किस्में हैं स्टूडेंट्स? जड़बेरा की किस्मों में अपने पहली किस्म है वो है मिक्स। कौन सी है स्टूडेंट्स? मिक्स। उसके अलावा अपन बात करें और तो अगली किस्म है अपनी वो कौन सी है स्टूडेंट्स? पैराडे। कौन सी किस्म है? पैराडे। और अपन बात करें स्टूडेंट्स अपने किस्मों की, तो अगली किस्म है रेजिना। कौन सी है? रेजिना। रेजिना भी एक जड़बेरा की किस्म है। आर्ट स्मिथ, अगली किस्म है आर्ट स्मिथ। आर्ट स्मिथ। और अपन बात करें तो अगली है तारा। और अपन बात करें किस्मों की तो अगली अपनी है सनसेट। क्वेश्चन था अपना कि जड़बेरा और कार्नेशन की किस्मों को बताना है। तो जड़बेरा की किस्म है वो है मिक्स, पैराडे, रेजिना, आर्ट स्मिथ, तारा, सनसेट। और अपन बात करें तो गोल्ड स्पॉट, गोल्ड स्पॉट और है रोजेटा। ये किस्में है अपने जड़बेरा की। किसकी किस्म है? ये जड़बेरा की किस्म है। और अपन बात करें कार्नेशन की किस्मों की, किसकी किस्मों की बात करें स्टूडेंट्स? कार्नेशन की किस्में। तो कार्नेशन अलग अलग जो कार्नेशन के फूल होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। अपन बात करेंगे लाल कार्नेशन की। कौन सी कार्नेशन की बात कर रहे हैं? लाल कार्नेशन की। तो लाल कार्नेशन की किस्मों में अपनी किस्म इम्पाला। कौन सी है? इम्पाला, डॉकर। और अपन बात करें तो मास्टर और है डेल्पी। डेल्पी। क्वेश्चन आ जाए अगर लाल कार्नेशन की किस्में, तो भी अपन को बताना है इम्पाला, डॉकर, मास्टर, डेल्पी, ये किस्में। और अपन बात करें गुलाबी, अगर अपन पिंक कार्नेशन की बात करें, गुलाबी कार्नेशन की बात करें स्टूडेंट्स, पिंक कार्नेशन की कौन सी किस्में? तो पिंक कार्नेशन में है कैंडी, पेट्रा
और वोलोजना। कौन सी है? वोलोजना, वोलोगना। ये किस में है अपने? कौन सी है? ये गुलाबी कार्नेशन की है। फिर अपन बात करें येलो कार्नेशन की, पीला कार्नेशन की बात करें तो पीला कार्नेशन की किस्मों में अपनी पिंटो, कोबरा, एस्टी आती है। कौन सी आती है? पीला कार्नेशन, पिंटो, कोबरा, एस्टा। अपन बात करें सफेद कार्नेशन की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? सफेद कार्नेशन की बात करें तो सफेद कार्नेशन में अपने रोमा, व्हाइट जायंट और वोगटा आती है। कौन सी आती है? रोमा, व्हाइट जायंट और वोगोटा किसमें है? ये अपने सफेद कार्नेशन की आती है। और अपन नारंगी कार्नेशन की बात करें तो केल्विन, एम्स्टेल आती है। कौन सी आती है? केल्विन व एम्स्टेल किसमें है? वो अपने लाल इस नारंगी कार्नेशन की है। तो ये अपने जरबेरा और कार्नेशन की किस्में हो गई। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि ग्लैडियोलस में रोपण विधि को बताना है। ग्लैडियोलस के अंदर अपन रोपण करते हैं तो रोपण विधि को अपन को है बताना है। ग्लैडियोलस के अंदर अपन रोपण किस प्रकार से करते हैं, उस रोपण विधि को अपन को वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। ग्लैडियोलस को आमतौर पर मेड़ और खांचे में लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है? ग्लैडियोलस है वो अपन है उनको जो अपने क्यारी की मेड़ होती है स्टूडेंट्स, मेड़ के ऊपर लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं? मेड़ तथा जो खांचे होते हैं उनके अंदर है वो लगाते हैं, जिससे मेड़ के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी और रिज के भीतर क्यारी के बीच में 15 सेंटीमीटर की दूरी होती है। जो मेड़ होती है उस मेड़ के बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। कितनी रखते हैं स्टूडेंट्स? 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। लेकिन अपन बात करें रिज की तो रिज के भीतर अपन है वो कार्य करने के लिए स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। कितनी रखते हैं? 15 सेंटीमीटर की अपन है वो दूरी रखते हैं। और अपन बात करें इससे आगे, जो इसकी क्यारी है वो क्यारी की साइज क्या रखते हैं? तो अपने क्यारी की साइज रखते हैं 6 × 2 मीटर की। कितनी रखते हैं स्टूडेंट्स? जो अपने क्यारी की साइज होती है वो 6 × 2 मीटर की रखते हैं। जो लंबाई होती है वो 6 मीटर रखी जाती है और जो चौड़ाई होती है अपने जो क्यारी की वो अपन है वो 2 मीटर रखते हैं। उसके अलावा अपन बात करें R × P की तो R × P रखते हैं अपन 40 × 45 सेंटीमीटर। कितने रखते हैं? 40 × 45 सेंटीमीटर रखते हैं। यहाँ फिर अपन रखते हैं अगर अपन को HDP करना है यानी कि हाई डेंसिटी पर प्लांटिंग करनी है अपन को तो अपन रखेंगे स्टूडेंट्स 25 × 25 R × P है। क्या स्टूडेंट्स? ये R × P है। रो और प्लांट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, पंक्ति और पौधे के बीच की दूरी होती है, पौधे से जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं वो 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर। यहाँ फिर अपन 25/25 की है वो रखते हैं। और अपन बात करें तो खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जब अपन प्लांटिंग करते हैं तो प्लांटिंग के टाइम में अपन को खेत में नमी होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता होनी चाहिए, मृदा नम युक्त होनी चाहिए। और क्यारियों के अंदर है वो अपन गहराई रखते हैं। गहराई कितनी रखते हैं स्टूडेंट्स? तो गहराई रखते हैं अपन 5 से 7 सेंटीमीटर। कितनी रखते हैं? 5 से 7 सेंटीमीटर पर है वो कि गहराई पर है वो अपन कंद या ट्यूबर लगा देते हैं। कंद या ट्यूबर है वो 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाते हैं। कंदों की जो आवश्यकता रहती है वो अगर अपन 30 × 20 रखते हैं तो 60,000 रहती है। कितनी रहती है? 30 × 20 में अपन को 60,000 रहती है। और अगर अपन है वो सघन रोपण करना चाहते हैं, हाई डेंसिटी पर प्लांटिंग करना चाहते हैं तो अपन को लगभग 80,000 से 1 लाख है वो अपन को कंदों की आवश्यकता रहती है। कितनी रहती है? 80,000 से 1 लाख अपन को कंदों की स्टूडेंट्स आवश्यकता रहती है। और अपन बात करें कि कंद को अपन जब लगाते हैं तो कंद को अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए अपन कौन सा रसायन यूज लेते हैं? तो ट्रीटमेंट के लिए अपन लेंगे कार्बेंडाजिम। कौन सा लेंगे? बीजोपचार के लिए अपन लेंगे कार्बेंडाजिम। अगर मैं सीड ट्रीटमेंट की बात करूं, बीजोपचार की बात करूं तो अपन बीजोपचार या जो कंद को उपचार करेंगे अपन कंद को उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम लेंगे। कितना लेंगे? 2 ग्राम की मात्रा लेंगे। कितना लेंगे? 2 ग्राम कार्बेंडाजिम है उसकी मात्रा लेंगे 1 लीटर पानी में। कितनी? 1 लीटर पानी के अंदर है अपन 2 ग्राम कार्बेंडाजिम को है वो डालकर 30 मिनट के लिए वो रख देंगे। कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए वो डुबो कर वो रख देंगे। 30 मिनट तक अपन अगर उसके कंदों को डुबो कर रख देंगे 2 ग्राम कार्बेंडाजिम की मात्रा लेकर 1 लीटर पानी के अंदर 2 ग्राम कार्बेंडाजिम को डालकर अपन 30 मिनट तक है उसको अगर डुबो कर रख देंगे तो उसमें बीजोपचार हो जाएगा, कंदे वो अपने उपचारित हो जाएंगे। तो ये हो गई अपनी विधि। अब अपन देखते हैं अश्वगंधा की खेती का वर्णन करना है। अगला अपना क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? जो अपना अश्वगंधा होता है कौन सी फसल है? अश्वगंधा। अश्वगंधा की मैं बात करूं तो ये अपनी एक मेडिसिनल प्लांट है। कैसा प्लांट है? अश्वगंधा है जो मेडिसिनल प्लांट होता है, औषधीय पौधा होता है। और इसके अपन बॉटनिकल नेम की बात करें तो
अश्वगंधा का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है विथानिया सोमनिफेरा। कौन सा होता है? बॉटनिकल नेम की बात करें स्टूडेंट्स तो होता है विथानिया सोमनिफेरम, विथानिया सोमनिफेरम, सोमनिफेरम। ये अपन को ध्यान रखना है। अश्वगंधा का जो अपना बॉटनिकल नेम होता है वो होता है विथानिया सोमनिफेरम। अश्वगंधा के बाद अपन कुल की बात करें तो अपना इसका कुल होता है वो होता है सोलेनेसी। कौन सा होता है? सोलेनेसी फैमिली से अश्वगंधा है। वो कौन सी फैमिली है? फैमिली की बात करें स्टूडेंट तो फैमिली है सोलेनेसी, ये अपन को ध्यान रखनी है। और इसके अपन ओरिजिन पैलेस की बात करें, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? जो अपना अश्वगंधा होता है उसकी उत्पत्ति स्थल की बात करें तो ओरिजिन पैलेस होता है वो होता है अफ्रीका। कौन सा होता है? अफ्रीका, अफ्रीका। तो ये अपन को स्टूडेंट चार्ट याद रखना है कि इसके अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम विथानिया सोमनिफेरम है, फैमिली सोलेनेसी है। इसके अपन ओरिजिन पैलेस की बात करें तो अफ्रीका है। और अपन बात करें इसके लिए जो उपयोगी भाग है वो कौन सा है? तो अश्वगंधा का उपयोगी भाग है वो है रूट। कौन सा है स्टूडेंट्स? जो रूट होती है, जड़ होती है, जड़ भाग है वो अश्वगंधा का उपयोगी भाग है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं कि अश्वगंधा है इसको अपन औषधि के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? ये एक मेडिसिनल प्लांट है, औषधि के रूप में लेते हैं। तो इसका कौन सा भाग है या इसके अंदर कौन से रसायन पाए जाते हैं जिसके कारण अपन इसको औषधि के रूप में लेते हैं? तो इसके अंदर जो उपयोगी तत्व पाया जाता है, जो इसके अंदर रसायन पाया जाता है उपयोगी, वो तत्व है विथानिन और सोमनिफेरिन। कौन सी है? विथानिन और सोमनिफेरिन। विथानिन व सोमनिफेरिन नामक रसायन पाए जाते हैं इसके अंदर, यहाँ तत्व पाए जाते हैं। इस विथानिन और सोमनिफेरिन तत्व के कारण है ये अपन औषधियों के लिए उपयोगी होता है, औषधि महत्व रखता है। यह शक्तिवर्धक औषधि है। कैसी है? शक्तिवर्धक औषधि है, यानी कि इसको लेने से अपने अंदर है वो शक्ति आती है, एनर्जी आती है, शक्तिवर्धक औषधि है। प्रवर्धन की बात करें तो बीज द्वारा होता है। अगर अपन अश्वगंधा के प्रवर्धन की बात करें, प्रोपगेशन की बात करें, प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है? सीड के द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है, बाई सीड। और अपन बात करें तो बीज दर कितनी रखते हैं? अगर सीड रेट की बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। अश्वगंधा की खेती के लिए अपन सीड रेट रखते हैं। सीड रेट की मैं बात करूं स्टूडेंट, सीड रेट, तो सीड रेट कितनी रखते हैं अपन? सीड रेट रखते हैं वो रखते हैं 8 से 10 किलोग्राम। कितने रखते हैं स्टूडेंट्स? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। अश्वगंधा की खेती के लिए बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। और अगर इसकी खेती अपन नर्सरी के अंदर करना चाहते हैं, कहाँ पर करना चाहते हैं? नर्सरी के अंदर अगर अपन खेती करना चाहते हैं तो जो अपन सीड रेट रखेंगे स्टूडेंट्स, वो सीड रेट रखेंगे 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर अपन नर्सरी के अंदर इसकी खेती करना चाहते हैं तो नर्सरी के अंदर अपन सीड रेट रखेंगे वो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है वो अश्वगंधा की रखेंगे। और अगर अपन खेत के अंदर डायरेक्ट इसको लगा रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है वो अपन इसकी सीड रेट रखते हैं। आगे अपन बात करते हैं क्लाइमेट की। किसकी बात करते हैं? अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं स्टूडेंट्स, अश्वगंधा के क्लाइमेट की, तो जो अश्वगंधा के लिए वातावरण चाहिए वो ड्राई क्लाइमेट चाहिए, शुष्क वातावरण चाहिए। शुष्क जलवायु को पौधा है। कौन सी जलवायु? शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु का यह पौधा है। और अपन बात करें तो इसके लिए वो 650 से 750 सेंटीमीटर के लिए बारिश जरूरत है। वर्षा वाले क्षेत्रों में वो की जाती है। जो 650 से 750 मिलीमीटर तक के वर्षा के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर है ये खेती की जाती है। कहाँ पर? 650 से 750 मिलीमीटर तक के जो खेत वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पर है ये खेती की जाती है। और अपन बात करें मृदा की, तो मृदा के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा आवश्यकता है। कोई भी अगर पूछे तो उसके लिए है वो, कोई भी अगर अपन किसी को भी फसल के बारे में पूछ ले कि उसकी क्लाइमेट लिखो तो मृदा के अपन को अंदर अपन को ये चीज़ लिखनी है कि मृदा होती है वो अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए। उसके अलावा बात करें अपन तो वो बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बलुई दोमट मृदा है वो होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं पीएच की। जो मृदा होती है उसका पीएच तो लगभग 7.5 से 8 पीएच की मृदा होती है वो अश्वगंधा की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। कुछ अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए, बलुई दोमट होनी चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए, रोग और कीटों से वो मृदा मुक्त होनी चाहिए। ये अपन है वो सॉइल के अंदर लिख सकते हैं। और अपन बात करें इसकी बुआई की, तो इसकी बुआई है, अगर अपन सोविंग की बात करें स्टूडेंट्स, बुआई की बात करें, सोविंग या बुआई की बात करें तो सितंबर में के प्रथम सप्ताह में करते हैं। कब करते हैं? सितंबर माह में करते हैं। सितंबर का जो प्रथम सप्ताह है उसमें करते हैं। और इसकी बुआई है वो 2 प्रकार से करते हैं। एक तो ब्रॉडकास्टिंग विधि से करते हैं और दूसरा नर्सरी के लिए करते हैं। अपने पीछे पढ़ा ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तब अपनी इसकी सीड रेट है वो 8 से 10 किलोग्राम रखते हैं। और अगर मैं नर्सरी की बात करूँ तो नर्सरी के अंदर सीड रेट
2 से 4 किलोग्राम में वो अपन रखते हैं। और अपन खरपतवार की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरॉन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आइसोप्रोट्यूरॉन, आइसोप्रोट्यूरॉन का प्रयोग करेंगे। और अपन बात करें तो ग्लाइफोसेट का प्रयोग करेंगे, ग्लाइफोस का प्रयोग करेंगे, या ट्राइफ्लोरुरेनिन का प्रयोग है वो अपन इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए अश्वगंधा के अंदर करते हैं। अब अपन बात करते हैं अश्वगंधा के अंदर नाइट्रोजन एनपी के अनुपात। जो अपन खाद और उर्वरक की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो खाद और उर्वरक की बात करें अपन, किसकी बात करें? खाद की बात करूं मैं, अगर मैन्योर की बात करूं या खाद की बात करें स्टूडेंट्स अपन, तो अश्वगंधा के लिए अपन को है 15 से 20 टन है वो खाद देनी चाहिए। कितनी देनी चाहिए? 15 से 20 टन FYM देनी चाहिए। 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर है अपन को है वो FYM देना चाहिए, यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर। जो अपनी फार्म यार्ड मैन्योर है वो 15 से 20 टन है वो प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। और अपन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन है वो 35 किलोग्राम देनी चाहिए। कितनी देते हैं? नाइट्रोजन अपन 35 किलोग्राम देते हैं। फास्फोरस की बात करें तो ये 40 किलोग्राम देते हैं, 40 किलोग्राम फास्फोरस अपन 40 किलोग्राम देते हैं। और पोटेशियम की मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो पोटेशियम अपन है वो 45 किलोग्राम देती है। कितना देती है? 45 किलोग्राम। ये अपन को ध्यान रखना है। अश्वगंधा के लिए जो NPK देते हैं वो 35, 40 एंड 45 देते हैं। इसमें अपन को ध्यान रखना है। नाइट्रोजन है वो आधी है वो बुआई के समय देते हैं और आधी है वो बाद में देते हैं। एक तो पुष्पन के समय वो इसको दिया जाता है। फिर अपन बात करें बीजोपचार की, तो बीजोपचार के लिए अपन ने वो डाइथेन M45 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डाइथेन M45, जिसका अपन मात्रा लेंगे वो लेंगे 3 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज में, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। अपन है जो डाइथेन M45 है, डाइथेन M45 की मात्रा है वो 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से बीजोपचारित करेंगे। किसकी? जब अपन अश्वगंधा के बीजोपचार करेंगे तब। अपन हम बात करते हैं बुआई की विधि, तो अश्वगंधा की बुआई की विधि है वो 2 प्रकार से करते हैं। एक तो अपन ब्रॉडकास्टिंग से करते हैं, यानी कि छिड़काव विधि से करते हैं। दूसरा है नर्सरी में पौध तैयार करते हैं। अगर अपन मैं खुदाई की बात करूं, किसकी बात करूं? खुदाई की बात करें अगर अपन खुदाई, तो रोपाई के 15 से 150 से 170 दिन बाद अपन इसके अश्वगंधा की खुदाई करते हैं। कितना करते हैं? जो अब अपन रोपाई करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, प्लांटिंग के 150 से 170 दिन बाद में अपन है वो खुदाई करते हैं। और अगर अपन उपज की बात करें स्टूडेंट्स, अश्वगंधा के उपज की, तो 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। 3 से 4 क्विंटल है प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। और अगर अपन बात करें तो सूखा, ये जो सूखी जड़ होती है उनकी है वो उपज होती है। और अगर अपन बीज की बात करें तो बीज होता है लगभग 50 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीड रेट भी अपन को यील्ड उपज ही अपन को 2 याद रखनी है। अश्वगंधा के अगर अपन जड़ों की बात करें तो जड़ों की यील्ड होगी वो 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। एक हेक्टेयर के अंदर 3 से 4 क्विंटल है वो जड़ें होंगी। और अगर अपन सीड की बात करें स्टूडेंट्स, तो सीड होंगे वो अपने 50 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपन को बीज प्राप्त होंगे। अब अपन बात करें इसके अन्य नाम की, तो इसको विंटर चेरी के नाम से जानते हैं, इंडियन जिनसेट के नाम से जानते हैं। और अश्वगंधा है वो घोड़े के मूत्र के समान गंध आने के कारण इसको अश्वगंधा कहा जाता है। जो अश्वगंधा होता है, इसके अश्वगंधा के अंदर घोड़े के मूत्र के समान, जो घोड़े का मूत्र होता है, घोड़े के मूत्र के समान है वो इसमें गंध आती है। घोड़े के मूत्र के समान गंध आने के कारण इसको अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। अपन बात करें अश्वगंधा की उन्नत किस्मों की, अश्वगंधा के किस्मों की बात करो स्टूडेंट्स में, तो अश्वगंधा की जो किस्में हैं वो है जवाहर अश्वगंधा 20। पहली किस्म कौन सी है स्टूडेंट्स? जवाहर अश्वगंधा 20, ये किस्म है। उसके अलावा है WS90, ये 90 से लेके 100 तक है। कितनी? WS90 से लेके 100 तक। उसके अलावा WS90 से 135, WS90 से 134, WS90 से 125 ऐसी किस्में। फिर अगर अपन बात करें उपज की, तो 3 से 4 क्विंटल जड़ें है वो प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। और बीजों की बात करूं तो 50 से 75 किलोग्राम बीज अपन को प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं। तो ये हो गई अपने अश्वगंधा की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इतनी हो गई। अब अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेमन घास। अब अपना अगला है लेमन घास का फसल कटाई उपरांत प्रसंस्करण का वर्णन कीजिए।
लेमन घास होता है अपना, लेमन घास का अपन को पीएचटी के बारे में बताना है, जो अपन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी करते हैं, जिसके अंदर अपन प्रसंस्करण करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, उनके बारे में अपन को बताना है। अगर अपन बात करें लेमन घास के बॉटनिकल नेम की, किसकी बात करें, लेमन घास के बॉटनिकल के नाम की बात करें तो सिम्बोपोगोना फ्लुक्सोरस इसका है वो वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नेम है। और इसके कुल की बात करें तो कुल है वो लेमन घास का पोएसी है। कौन सा है, कुल है वो पोएसी है। और अगर अपने वानस्पतिक नाम की बात करें तो सिम्बोपोगोन फ्लुक्लियोसस है वो इसके लेमन घास का बॉटनिकल नेम है। और लेमन घास की उत्पत्ति की बात करें तो लेमन घास का जो ओरिजिन पैलेस है वो है अफ्रीका। अश्वगंधा का भी अपन अफ्रीका पढ़ा और लेमन घास का भी उत्पत्ति स्थल है वो अफ्रीका है। अब बात करते हैं लेमन घास के फायदे। तो लेमन घास का आरामदायक प्रभाव पड़ता है। इसके उपयोग से सूजन जैसी समस्याओं से अपन को है वो सहायता मिलती है। घरेलू उपचार के रूप में सूजन वगैरह में अपन लेमन घास का प्रयोग करते हैं। यह पेट की परत की जो सुरक्षा करते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर को ये रोकता है, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह होती है उसको रोकते हैं। अब बात करते हैं अपन अगर इसका स्टोरेज की बात करें तो कटाई के बाद आसवन किया जाता है। आसवन अपन ने ऊपर पढ़ा था वो लेमन घास के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं, कटाई के बाद लेमन घास में आसवन किया जाता है। आसवन से पहले लेमन घास को 24 घंटे के लिए सोडियम क्लोराइड के घोल में डुबोया जाता है। अपन आसवन करते हैं लेमन घास के अंदर, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेमन घास के अंदर अपन आसवन करते हैं। तो आसवन करते हैं उससे पहले लेमन घास को है वो 24 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए है वो उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड किसके अंदर, सोडियम क्लोराइड का घोल होता है उसके अंदर रखा जाता है। 24 घंटे तक है वो किस में रखते हैं, सोडियम क्लोराइड के घोल के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड का घोल होता है, सोडियम क्लोराइड के घोल में वो डुबोया जाता है, क्योंकि इससे फसल में साइट्रस मात्रा है वो बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, साइट्रल मात्रा बढ़ जाती है। जो साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रल अम्ल होता है, उसकी मात्रा है वो बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपना लेमन घास होता है उसको आसवन से पहले 24 घंटे के लिए अपन सोडियम क्लोराइड के घोल में रखेंगे। अगला अपना है जलवायु। अगर इसके जलवायु की बात करें तो उष्ण और आर्द्र जलवायु उपयुक्त रहती है। जलवायु की बात करें स्टूडेंट्स अपन तो जलवायु होती है वो उष्ण वो आर्द्र जलवायु। कैसी, उष्ण और आर्द्र जलवायु होती है वो लेमन घास के लिए उपयुक्त रहती है। उष्ण और आर्द्र जलवायु 200 से 250 मिलीमीटर वर्षा के क्षेत्र, कौन सा, 200 से 250 तक की मिलीमीटर की वर्षा की उपयुक्त रहती है। मृदा काली रेतीली दोमट मृदा चाहिए। कैसी चाहिए, काली रेतीली दोमट, काली रेतीली दोमट मृदा है वो उपयुक्त रहती है। और हल्की कपासी मृदा होती है वो भी उपयुक्त रहती है। और पीएच होता है लेमन घास के लिए वो होता है 9.5। ये ध्यान रखना अपन को, पीएच अपन रखते हैं वो रखते हैं 9.5। कितना रखते हैं पीएच स्टूडेंट्स, तो अपन लेमन घास की खेती के लिए जो पीएच रखेंगे वो 9.5 पर है वो खेती की जा सकती है। स्थानीय बाजारों में परिवहन के लिए बैग या पैकेट में वो पैक किया जाता है। और भविष्य में उपयोग हेतु अपन क्या करते हैं, स्थानीय बाजार में प्रयोग के लिए तो लेमन घास को बैग वगैरह में पैक करते हैं, लेकिन घरेलू भविष्य में उपयोग करने के लिए इसको अपन पहले धोते हुए सूखे तैयार डंठल लेते हैं। जो धोए हुए सूखे तैयार डंठल होते हैं उनको लेते हैं और एक तले चाकू का उपयोग करके वो डंठल को 1/4 भाग या 1/4 भाग से, कितने भाग से, 1/4 से 1/2 तक है वो मोटी स्लाइड के रूप में इसको काट लेते हैं। गोल गोल है इसके 1/4 से 1/2 भाग की मोटी स्लाइड है वो अपन स्लाइस कर लेते हैं। इसको अपन है इसको छल्ले के रूप में काट देते हैं। एक फ्रीजर बैग में उसको जमा कर देते हैं। 1 साल तक ये ताज़ा और स्वाद युक्त रहता है। अपन अगर लेमन घास के किस्मों की बात करें तो लेमन घास की किस्में हैं वो है अपनी KCP25 प्रगति कृष्णा, KCP25 प्रगति कृष्णा, ये लेमन घास की किस्में हैं। उसके अलावा सुगंधी, परमान, कावेरी। प्रवर्धन की बात करें बीज और स्किप्स के द्वारा अपन प्रवर्धन करते हैं। प्रवर्धन किसके करते हैं, बीज और जो स्किप्स होते हैं इसके द्वारा है वो अपन प्रवर्धन करते हैं, परागकर्षण करते हैं। बीज की बात करूं तो लेमन घास के जो बीज होते हैं वो नींबू घास के बीजों के सीधे तैयार पर है वो खेत में बोया जाता है। जो लेमन घास के बीज होते हैं उनको अपन सीधे ही खेत के अंदर है वो बोते हैं। और अपन बात करें स्लिप्स की, अगर मैं स्लिप्स की बात करूं, स्लिप्स बोलते हैं जिसको स्लिप्स की अगर अपन स्टूडेंट्स बात करें तो स्लिप्स होता है वो बीजों से
बुआई करने की अपेक्षा ये नींबू घास की रोपाई सर्वोत्तम विधि है। नींबू घास के अंदर है वो बीजों की तुलना में स्लिप से है वो रोपाई कर देनी चाहिए और इसे स्लिप्स के द्वारा है वो अपन लगाते हैं। एनपीके की बात करूं तो नाइट्रोजन 150 किलोग्राम। नाइट्रोजन का प्रयोग कितना करते हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन लेते हैं अपन 150 किलोग्राम। कितनी लेते हैं? 150 किलोग्राम नाइट्रोजन लेंगे। फास्फोरस लेंगे अपन 40 किलोग्राम। कितना लेंगे? 40 किलोग्राम लेंगे। और पोटेशियम भी लेंगे अपन, पोटेशियम भी अपन लेते हैं, वो लेते हैं स्टूडेंट्स 40 किलोग्राम। कितनी लेते हैं? 40 किलोग्राम है वो लेते हैं। 150, 150, 40 ये एनपीके होता है प्रति हेक्टेयर लेते हैं। और नाइट्रोजन जो एफवाईएम होता है फील्ड यील्ड मैन्योर, ये अपन यूज करेंगे 20 से 25 टन। कितना यूज करेंगे स्टूडेंट्स? 20 से 25 टन है वो अपन एफवाईएम का उपयोग करेंगे। अब अपन बात करते हैं इसका उपयोग। तो नींबू घास का उपयोग है वो नींबू घास में तेल के रूप में अपन उपयोग करते हैं। नींबू घास से तेल निकलता है। अब अपना अगला क्वेश्चन है कि गेंदे की खेती की तकनीकों का वर्णन कीजिए। गेंदे की खेती, किसकी खेती स्टूडेंट्स? अपन को बताना है गेंदे की खेती। जो अपना गेंदा होता है, गेंदे की खेती के बारे में अपन को बताना है। गेंदा, गेंदा की खेती की तकनीकों को अपन को बताना है। तो गेंदा होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अफ्रीकन गेंदा और एक होता है फ्रेंच गेंदा। अगर अपन स्टूडेंट्स बात करें अफ्रीकन गेंदा की, किसकी बात करें? अफ्रीकन गेंदा। अफ्रीकन गेंदा की बात करें तो अफ्रीकन गेंदा का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है टेगेटिस इरेक्टा। क्या होता है स्टूडेंट्स? अफ्रीकन गेंदे का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है टेगेटिस इरेक्टा। जो अफ्रीकन गेंदा होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम होगा टेगेटिस इरेक्टा। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 24। कितने होते हैं? अगर मैं क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो ये 24 होते हैं। कितने होते हैं? टेगेटिस इरेक्टा के अंदर क्रोमोसोम नंबर 24 होते हैं। दूसरा होता है वो होता है फ्रेंच गेंदा। कौन सा होता है? फ्रेंच गेंदा। और अगर अपन फ्रेंच गेंदा की बात करें स्टूडेंट्स तो फ्रेंच गेंदा का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है टेगेटस पेटुला। टेगेटस पेटुला। और जो टेगेटस पेटुला होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 48। कितने होते हैं? 48 होते हैं। अफ्रीकन गेंदा टेगेटस इरेक्टा, फ्रेंच गेंदा टेगेटस पेटुला। जो टेगेटिस इरेक्टा होता है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 24। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 24 होती है। और जो टेगेटिस पेटुला होता है इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 48 होते हैं। अब अपन बात करते हैं गेंदे के ओरिजिन पैलेस की। गेंदे का जो ओरिजिन पैलेस है वो है स्टूडेंट्स मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। गेंदे का अपना जो ओरिजिनल पैलेस है वो क्या? मैक्सिको है। और गेंदे के अपन प्रवर्धन करते हैं, जो प्रवर्धन करते हैं वो अपन प्रोपगेशन करते हैं वो किससे करते हैं? बीज के द्वारा करते हैं। गेंदे का प्रोपगेशन बीज द्वारा किया जाता है। गेंदे के अंदर अपन प्रोपगेशन करते हैं जो अपना प्रवर्धन बोलते हैं, जिसको किसके द्वारा किया जाता है? बीज के द्वारा किया जाता है। जलवायु की बात करूं तो ये है तीनों ऋतुओं में उपयुक्त होता है लेकिन सर्दी में अच्छी मानी जाती है। जलवायु की बात करें तो ये तीनों ऋतु, गर्मी ऋतु, शरद ऋतु और जायद ऋतु तीनों में उपयुक्त रहता है, लेकिन सर्दी के अंदर गेंदा वो और भी अच्छा रहता है। मृदा की बात करें तो गहरी उपजाऊ मृदा होनी चाहिए, जल धारण क्षमता युक्त होनी चाहिए और जल निकास वाली भूमि होनी चाहिए। मृदा कैसी होनी चाहिए? गहरी उपजाऊ मृदा होनी चाहिए, फर्टिलाइट मृदा होनी चाहिए, उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। और अपन बात करें स्टूडेंट्स तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली होनी चाहिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी WSC है वो होना चाहिए। जल निकास वाली होनी चाहिए। और पीएच की बात करें तो 7 से 7.5 होता है। पीएच कितना होता है स्टूडेंट्स? 7 से 7.5 होता है। कितना होता है? 7 से 7.5 होता है वो पीएच होता है। सीड रेट की बात करें तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कितना रखते हैं? 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। सामान्यतः अपन 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। गेंदे की खेती के लिए जो बीज दर रखते हैं अपन, सीड रेट रखते हैं वो कितनी रखते हैं? 1.25 किलो रखते हैं। कितने रखते हैं? 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। 1.25 किलोग्राम है वो अपन सीड रेट रखते हैं। अपन बात करें पौधरोपण की, प्लांटेशन की बात करें, पौधरोपण की बात करें तो पौधों को है वो शाम के समय क्यारियों में वो रोपित करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय है वो वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है? कम होती है, जिससे वाष्पन कम होगा और पौधे वो जड़ है वो मृदा से वो जुड़ जाएगी।
अगला है अफ्रीकन गेंदा। अफ्रीकन गेंदा के अंदर अपन R इंटू पी रखते हैं। अगर मैं R इंटू पी की बात करूं तो रखते हैं अपन 40 इंटू 30 सेंटीमीटर। जो रो से रो की दूरी रखते हैं वो 40 सेंटीमीटर रखते हैं और प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस रखते हैं वो 30 सेंटीमीटर रखते हैं। जबकि मैं बात करूं फ्रेंच गेंदा की, तो फ्रेंच गेंदा की अपन R इंटू पी रखते हैं, वो रखते हैं 20 इंटू 20 सेंटीमीटर। कितने रखते हैं? 20 इंटू 20 सेंटीमीटर है अपन फ्रेंच गेंदा के अंदर R इंटू पी रखते हैं। और अगर अपन गेंदे के उपज की बात करें, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? अपन गेंदे की यील्ड की बात करें तो गेंदे की जो यील्ड होती है, उपज होती है, गेंदे की उपज होती है वो होती है 16 से 20 टन। कितनी होती है? 16 से 20 टन होती है। अपन को 1 हेक्टेयर से है लगभग 16 से 20 टन गेंदे है वो प्राप्त हो जाते हैं। गेंदे के फूल है वो प्राप्त होते हैं। सिंचाई करते हैं सर्दियों में तो है प्रत्येक 10 से 15 दिन बाद में करते हैं। कितना दिन बाद है? 10 से 15 दिन बाद। सर्दी आज चल रही है तो मान लो आज अपन ने सिंचाई की है तो आज से 10 से 15 दिन बाद में अपन सिंचाई जरूर करेंगे। लेकिन गर्मियों के अंदर 4 से 5 दिन में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं स्टूडेंट्स? गर्मियों के अंदर अपन को ध्यान रखना है कि गर्मियों के अंदर जो गेंदे की खेती करते हैं वो 4 से 5 दिन के बाद में वो अपन को सिंचाई है जरूर करनी चाहिए। बीज उत्पादन की बात करें, सीड प्रोडक्शन की, तो अफ्रीकन गेंदा होता है। अफ्रीकन गेंदे की सीड प्रोडक्शन की बात करें तो वो होता है 300 से 375 किलोग्राम। कितना होता है? 300 से 375 किलोग्राम होता है, वो होता है प्रति हेक्टेयर अफ्रीकन गेंदा। कौन सा गेंदा है अपना? अफ्रीकन गेंदा। अफ्रीकन गेंदा, अफ्रीकन गेंदे के अपन सीड रेट रखते हैं वो कितने रखते हैं? 300 से जो हेल्ड होती है सीड बीज उत्पादन होता है वो 300 से 375 किलोग्राम होता है। जबकि फ्रेंच गेंदा में 1000 से 1250 किलोग्राम होता है। फ्रेंच गेंदा की बात करें तो बीज उत्पादन होता है वो होता है 1000 से 1250 किलोग्राम बीज अपन को प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं। अगर मैं रोगों की बात करूं गेंदा के रोगों की, तो गेंदा का रोग लगता है पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्णी लासिता। कौन कौन से रोग है गेंदा में? पाउडरी मिल्ड्यू और चूर्णी लासिता ये रोग रखते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू और चूर्णी लासिता गेंदे के प्रमुख रोग है। कीट की बात करें तो कीट होता है मोहला। कौन सा होता है? मोहला या चेपा लगता है, जैसिड लगता है, जैसिड, मोहला, चेपा, सफेद मक्खी, व्हाइट, जो सफेद मक्खी होती है, व्हाइट फ्लाई होती है सफेद मक्खी। उसके अलावा है ये रोएदार सुंडी। कौन सी? रोएदार सुंडी, रोएदार सुंडी, रोएदार सुंडी। तो जो कीट लगते हैं वो कौन कौन से? मोहला, जैसिड, सफेद मक्खी और रोएदार सुंडी ये प्रमुख कीट है। रोग की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू और अपना चूर्णी लासिता। कौन सा? पाउडरी मिल्ड्यू। रोग लगते हैं गेंदा के अंदर मुख्य रूप से पाउडरी मिल्ड्यू। पहला रोग तो पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर अलावा भी है चूर्णी लासिता रोग लगता है। कौन सा लगता है स्टूडेंट्स? चूर्णी लासिता। ये अपन को ध्यान रखना है। पाउडरी मिल्ड्यू और चूर्णी लासिता रोग है। मोहला, जैसिड, सफेद मक्खी, रोएदार सुंडी कीट है। अब अपन बात करते हैं इसकी वेराइटीज की। वैरायटी की बात करूं मैं स्टूडेंट्स तो जो अपना अफ्रीकन गेंदा होता है, कौन सा? अफ्रीकन गेंदा होता है टेगेटिस इरेक्टा होता है। उसकी किस्में है वो है क्राउन ऑफ गोल्ड, नेगट, नेगट होती है ये त्रिगुणित होती है। कैसी होती है? त्रिगुणित होती है। नेगट, क्राउन ऑफ गोल्ड, नेगट, स्पेन येलो। कौन सा? स्पेन येलो, पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा, येलो स्टोन। ये है अफ्रीकन गेंदा की किस्में। क्राउन ऑफ गोल्ड, नेगेट ये त्रिगुणित किस्में होती है। स्पेन येलो, सूखा बसंती गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा और येलो स्टोन। अब अपन बात करें फ्रेंच गेंदा की, तो फ्रेंच गेंदा की जो किस्म होती है वो होती है बटर स्कॉच। कौन सी होती है? बटर स्कॉच, बटर स्कॉच हो गया। उसके अलावा जो किस्म होती है वो होती है सोफिया। कौन सी हो गई? सोफिया, सोफिया, बटर स्कॉच, गोल्डन बॉय। कौन सी? गोल्डन बॉय, क्वीन सोफिया, सोफिया हो गई, क्वीन सोफिया हो गई, गोल्डन बॉय और स्कॉल्टल ये किस्में हैं वो फ्रेंच गेंदा की होती है। गेंदा की बात करें स्टूडेंट्स तो गेंदा के अंदर नर बंधिता पाई जाती है, मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, मेल स्टेरिलिटी। ये अपन को ध्यान रखना है कि गेंदे के अंदर मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, नर बंधिता पाई जाती है। यानी कि जो परागकण जब जो पुंकेसर होते हैं, कौन से? पुंकेसर होते हैं, एंथर होता है। पुंकेसर में अपरिपक्व है वो परागकण का निर्माण होता है, परिपक्व निर्माण नहीं होता है, तो इसके अंदर मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। सर्वाधिक सुगंधी तेल होता है वो टेगेटस सिम्नोनेटा का होता है। किसका होता है? जो टेगेटस सिम्नोनेटा होता है, टेगेटस सिम्नोनेटा का सबसे सुगंधित है वो तेल होता है। गुलाब के बाद सर्वाधिक बिकने वाला जो फूल है वो गेंदा है,
और गेंदा की जो रोपाई करते हैं अपन वो जुलाई में करते हैं। कब करते हैं? गेंदा की रोपाई जुलाई माह के अंदर है स्टूडेंट्स की जाती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है लीलियम। लीलियम की संरक्षित खेती का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स? जो अपना लीलियम है, लीलियम की खेती का अपन को विस्तार से वर्णन करना है। लीलियम का बॉटनिकल नेम है लीलियम स्पीसीज। बॉटनिकल नेम है लीलियम स्पीसीज। बॉटनिकल नेम क्या? लीलियम स्पीसीज है। कुल है इसका लिलियसी है। कौन सा है स्टूडेंट्स? कुल है वो लीलियम का कौन सा है? लिलियसी। कुल कौन सा है? लिलियसी। जलवायु की बात करें तो ठंडी जलवायु कौन सी? ठंडी जलवायु होती है जो वो है इसके लिए उपयुक्त रहती है ठंडी जलवायु। जो लीलियम है, लीलियम स्पीसीज है, इसके लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। तापमान है वो सामान्य 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। कितना? 12 से 15 डिग्री सेल्सियस है वो तापमान रखते हैं। और अपन आंशिक छाया की बात करें तो 40 से 50% होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स? आंशिक छाया रखते हैं वो इसके अंदर 40 से 50% है वो आंशिक छाया रखते हैं। उसके अलावा मृदा की बात करें, किसकी बात करें तो मृदा की बात करें तो कार्बनिक युक्त होनी चाहिए। मृदा है वो कार्बन युक्त होनी चाहिए। मृदा के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है वो अधिक होना चाहिए। जल निकास वाली बलुई कार्बनिक युक्त मृदा होनी चाहिए जिसका पीएच मान है वो उदासीन रखते हैं। कितना रखते हैं? उदासीन। 6.5 से 7.5 जब रखते हैं। बुआई के समय की मैं बात करूं, अगर अपन सोविंग पीरियड की, सोविंग टाइम की बात करें, बुआई के समय की बात करें तो जो अपना लीलियम स्पीसीज है, लीलियम स्पीसीज की बुआई करते हैं अपन वो निचली पहाड़ियों के अंदर अक्टूबर नवंबर में करते हैं। कब करते हैं? ये मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली फसल है और इसकी बुआई करते हैं। निचले पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर अक्टूबर नवंबर में करते हैं। मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर फरवरी मार्च और जुलाई सितंबर में करते हैं। कब करते हैं? फरवरी मार्च में या फिर जुलाई सितंबर के अंदर करते हैं। और जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मार्च अप्रैल के अंदर अपन बुआई करते हैं या सोविंग करते हैं। अब अपन बात करते हैं पौधों में रोपण। अगर मैं प्लांटिंग की बात करूं, रोपण की बात करूं, प्लांटेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? प्लांटेशन की बात करूं, रोपण की बात करूं तो रोपण घनत्व दूरी पर निर्भर करता है। किस पर करता है? जो रोपण घनत्व और दूरी पर निर्भर करता है। समूह है, बल्ब का आकार किस प्रकार का है, खेती का स्थान है वो कौन सा है, इसके ऊपर है वो रोपण निर्भर करता है कि बल्ब का आकार कैसा है, बल्ब का घनत्व कैसा है, यहाँ पे खेती का आकार या खेती का जो स्थान है वो कहाँ पर है। रोपण घनत्व की अपन बात करें स्टूडेंट्स तो रोपण घनत्व है अपन 40 बल्ब है, लगभग 20 से 40 बल्ब। कितने? 20 से 40 बल्ब है प्रति वर्ग मीटर लगाते हैं। कितने लगाते हैं? 20 से 40 बल्ब प्रति वर्ग मीटर लगाते हैं। दूरी रखते हैं R/P रखते हैं। अगर R/P की मैं बात करूं तो 40 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 40 × 15 सेंटीमीटर R/P अपन रखते हैं। निराई गुड़ाई की बात करें, अगर इसके अंदर अंतराशस्यन की बात करें, किसकी बात करें? निराई गुड़ाई या अंतराशस्यन। अंतराशस्यन की बात करें तो 3-4 बार है वो निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए शाकनाशी प्रबंधन के लिए, यानी कि जो शाकनाशी है कम यूज हो इसके लिए अपन को 3-4 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए, खरपतवारों को हटाना चाहिए। यहाँ पे शाकनाशी के रूप में अपन प्रोपिजमाइड का प्रयोग करते हैं 2.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ अपन बात करते हैं क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर। अपन बुआई से पूर्व है इनका प्रयोग करेंगे। पोषक तत्व प्रबंधन में बात करें तो नाइट्रोजन 30 किलोग्राम। कितनी देते हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन देते हैं वो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देते हैं। फास्फोरस की बात करूँ तो फास्फोरस देंगे वो 20 किलोग्राम देंगे और पोटेशियम देंगे वो भी 20 किलोग्राम देंगे। तो अपन को ध्यान रखना है लीलियम स्पीसीज में NP के अनुपात अपन देते हैं वो 30 किलोग्राम 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देते हैं। उर्वरकों को सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। यह लीलियम है जो उर्वरक है जो फर्टिलाइजर के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर सीधे संपर्क में आता है तो बल्ब है वो सूखने लग जाते हैं। और अपन बात करें सिंचाई की तो मृदा में 60 से 90% नमी होने पर है वो बल्बों में अंकुरन होने तक अपन है वो सिंचाई करते देते हैं। कटाई की बात करूं तो स्थायी बाजार में बेचने के लिए अपन है वो 1 से 2 फूल खोलते हैं तब स्थायी बाजार के लिए अपन कटाई कर देते हैं। और अगर दूर का बाजार है तो 1 से 2 है वो फूल के रंग आ जाते हैं फूल में तब अपन कटाई करते हैं दिखाते हैं। तो बल्ब का आकार बढ़ने के लिए तने को है जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर से अपन है वो काटते हैं। तो ये हो गया अपने लीलियम की फार्मिंग।
अब अपन बात करते हैं इसके स्टोरेज की, कि भंडारण कितने डिग्री पर करते हैं। तो जो लीलियम स्पीसीज है इसका भंडारण 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। कितने पर करते हैं? 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। फूल फूल धोने के है वो 40 से 45 दिनों के बाद में कंदों की तुड़ाई करनी चाहिए। जो फूल हो जाते हैं फूल तोड़ने के 40 से 45 दिनों बाद में अपन को कंदों की तोड़ाई करनी चाहिए, या पत्ते पीले पड़ने पर है वो इसकी तुड़ाई करनी चाहिए। शुरुआती 3 सप्ताह के लिए इनको नम रेत के अंदर है बल्बों को 2 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। शुरुआती दिनों में अपन नम रेत होती है उसके अंदर 2 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब को रख देते हैं। बाद में है रोपण से 2 सप्ताह पहले तक है 0.2 डिग्री सेल्सियस पर भंडारण करते हैं। रोग की बात करूं तो ग्रे मोल्ड, ब्राउन स्केल, जड़ सड़न और मोजेक वायरस ये रोग होते हैं। रोग कौन कौन से होते हैं? लीलियम स्पीसीज के अंदर ग्रे मोल्ड, ब्राउन स्केल, जड़ सड़न और मोजेक वायरस रोग होते हैं। अपन कीट की बात करें तो एफिड, थ्रिप्स और सफेद मक्खी। कीट कौन कौन से होते हैं? एफिड, थ्रिप्स और सफेद मक्खी ये कीट होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि औषधि एवं सुगंधित पौधे क्या होते हैं। अपन को बताना है औषधि और सुगंधित पौधे क्या होते हैं। औषधीय पौधों की बात करें स्टूडेंट्स अपन की औषधीय पौधे क्या होते हैं, तो औषधीय पौधे वे पौधे होते हैं जिनके जड़ी बूटियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो अपनी जड़ी बूटी होती है वे होते हैं, इनके अंदर है वो उपचारात्मक गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? उपचारात्मक गुण होते हैं। कोई भी रोग होता है उस रोग के उपचार करने का इसके अंदर गुण होता है। ये है वो मानव या पशु शरीर पर है लाभकारी प्रभाव डालते हैं, उनको अपन औषधीय गुण कहते हैं, औषधीय पौधे कहते हैं। अगला है सुगंधित पादप। सुगंधित पादप होते हैं इनके सुगंध और स्वाद के लिए उपयोग में किया जाता है। सुगंधित पादप वे पादप होते हैं जिनका उपयोग अपन सुगंध और स्वाद के लिए वो करते हैं। विशेष प्रकार के पौधे के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें के कई उपयोग है वो औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। ऐसे कई पौधे हैं जिनका उपयोग सुगंधित पौधों का उपयोग अपन औषधीय रूप में करते हैं, जैसे लकड़ी की छाल, पत्ते, फूल, फल, इनका है अपन उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की शुष्क परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनके महत्व को बताना है। तो प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं वो रोग निवारण में सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है। किसके लिए? रोग निवारण के रूप में। रोग निवारण के रूप में सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है। उसके अलावा अपन बात करें तो एक पादप के विभिन्न भागों के उपयोग विभिन्न रोगों और समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। एक आंवला होता है जिसमें विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। जो अपना आंवला होता है विटामिन सी का है वो सबसे अच्छा स्रोत होता है। वहीं अश्वगंधा, सत्तावर और सफ़ेद मूसली जैसी जो जड़ी बूटियाँ होती है ये शक्तिशाली गुणों वाली होती है। आंवले के अंदर विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जबकि जो अपनी अश्वगंधा, सत्तावर, सफ़ेद मूसली होती है इनके अंदर है वो ये जड़ी बूटियाँ होती है शक्तिशाली होती है। अब अपन बात करते हैं सरपगंधा उच्च रक्तचाप में सहायक होता है। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें काम आता है। किसी भी पादप के 2 रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। एक प्राथमिक रासायनिक यौगिक जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा होते हैं और पौधों में उपापचय क्रियाओं में प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरे होते हैं द्वितीयक यौगिक जो एल्केलॉइड, फिनोलिमोइड, प्राथमिक पदार्थ पादप ये होते हैं इसमें, परंतु द्वितीयक यौगिक विशेष पादप प्रजातियों में ही होते हैं। किसी भी पादप के अंदर 2 प्रकार के पादप यौगिक पाए जाते हैं। प्राथमिक यौगिक जो सभी पादपों में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। लेकिन जो द्वितीयक यौगिक होते हैं वे विशेष पादपों के अंदर विशेष ही पाया जाता है। जैसे अपन बात करें तो जो अपना निकोटीन है, निकोटीन वो कौन से? निकोटीन वो तंबाकू के पादप में पाया जाता है। कौन से पादप में पाया जाता है? तंबाकू के पादप में पाया जाता है। तो ये द्वितीयक एल्केलॉइड पदार्थ है। इसके अपन महत्व की बात करें तो महत्व में धार्मिक महत्व हो गया इनका। अपन धार्मिक महत्व है, बहुत सारे ऐसे एरोमेटिक प्लांट्स हैं और ऐसे मेडिसिनल प्लांट है जिनका धार्मिक महत्व है। जैसे तुलसी हो गई तो अपन को हर घर के अंदर तुलसी मिल जाएगी। औषधीय महत्व इनका बहुत सारा औषधीय महत्व है। शक्तिवर्धक के रूप में, सौंदर्यात्मक महत्व, विदेशी मुद्रा का स्रोत। अगर अपन इसका निर्यात करते हैं तो अपन को फॉरेन जो करेंसी होती है उसको प्राप्त होती है। मसालों के रूप में अपन इनका प्रयोग करते हैं। उद्योगों का विकास होता है, रोजगार मिलता है, आय का स्रोत है और कॉस्मेटिक उपयोग या सौंदर्य प्रसाधन में इसका अपन उपयोग करते हैं। अगला है रजनीगंधा। अपन को बताना है कि रजनीगंधा और जैस्मीन की है वो खेती की निम्न बिंदुओं पर वर्णन करना है। अगर अपन बात करें रजनीगंधा, किसकी बात करें? रजनीगंधा की बात करूं मैं इसका, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है पॉलिएंथस ट्यूबरोसम।
क्या होता है? रजनीगंधा की बात करें स्टूडेंट्स, रजनीगंधा की बात करें तो रजनीगंधा का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है पॉलीएंथस ट्यूबरोसम। बॉटनिकल नेम क्या होता है रजनीगंधा का? पॉलीएंथस ट्यूबरोसम। पॉलीएंथस ट्यूबरोसम। पॉलीएंथस ट्यूबरोसम होता है वो रजनीगंधा का बॉटनिकल नेम होता है। और कुल की बात करें तो रजनीगंधा का कुल होता है वो होता है एगेवेसी। कौन सा होता है? रजनीगंधा का कुल होता है वो एगेवेसी होता है। रजनीगंधा का उपयोग अपन सुगंधित तेल के रूप में, पुष्प का उपयोग है वो माला बनाने में करते हैं, क्राउन आदि बनाने में करते हैं। तेल होता है उसका उपयोग अपन सुगंधित तेल के रूप में करते हैं, पुष्प का उपयोग अपन माला बनाने के लिए और क्राउन या ताज बनाने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। अगले मैं बात करूं क्षेत्रफल की, तो रजनीगंधा का जो क्षेत्रफल है वो दक्षिण अफ्रीका युक्त राष्ट्रीय अमेरिका फ्रांस में इनका क्षेत्रफल है। जलवायु रजनीगंधा के लिए गर्म और नम चाहिए। कैसी चाहिए? गर्म और नम, हॉट एवं आर्द्र जलवायु है इसके लिए उपयुक्त रहती है। जो तापमान रहता है वो 16 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। रजनीगंधा के लिए तापमान 16 से 30 डिग्री सेल्सियस से वो उपयुक्त रहता है। और अगर अपन बात करें मृदा की, तो रजनीगंधा के लिए जो मृदा होती है वो बलुई दोमट जल निकास वाली मृदा उपयुक्त रहती है। बलुई दोमट जल निकास वाली मृदा जिसका पीएच मान होता है लगभग 5.5 से 7.5 होता है। अब अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स रजनीगंधा की किस्में। रजनीगंधा की किस्मों की मैं बात करूं तो इसमें इत्र के लिए जो उपयोग में लाई जाती है वो किस्में है रजत रेखा। कौन सी है? रजत रेखा, हैदराबाद, सिंगल, कलकत्ता, कल्याणी, सिंगल, श्रृंगार, प्रज्वल, ये किस्में होती है। और अपन बात करें डबल में तो हैदराबाद डबल, वैभव, कलकत्ता डबल, स्वर्ण रेखा, ये किस्में हैं वो डबल वाली होती है। एकल वाली और डबल वाली, एकल वाली किस्मों का उपयोग अपन इत्र बनाने के लिए करते हैं। अगला है प्रवर्धन या बीज दर। अगर मैं प्रवर्धन की बात करूं रजनीगंधा की तो 1 लाख से लगभग 1.25 लाख कंदों की वो आवश्यकता रहती है। रजनीगंधा के जो कंद होते हैं, रजनीगंधा की जो बुआई है वो कंदों के द्वारा की जाती है। लगभग 1 लाख से 1.25 लाख कंद है वो प्रति हेक्टेयर अपन को आवश्यक रहते हैं। और इसका जो प्रोपगेशन करते हैं वो कंदों के द्वारा करते हैं। फिर खाद और उर्वरक की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रजनीगंधा के अंदर सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास का अपन वो प्रयोग करते हैं। दोनों की वो 80 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से रोपाई से पूरा खेत में मिला देना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास को है 80 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के अंदर है वो इनको मिला देना चाहिए। रोपण विधि की मैं बात करूं तो कंद बल्ब को मिट्टी में 3 से 5 इंच गहराई पर डालते हैं। कितना डालते हैं? 3 से 5 इंच की गहराई पर है वो अपन इसको लगाते हैं। ध्यान रखें कि कंदों का है वो नुकीला सिरा कैसे होना चाहिए? ऊपर की ओर होना चाहिए, जबकि नुकीला सिरा ऊपर होना चाहिए। और जो बाद में है उसे मिट्टी से वो अपन क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। सबसे जरूरी ये है कि जल निकास क्षेत्रफल का चुनाव करना चाहिए। जो जल निकास क्षेत्र है वहाँ का चुनाव करना चाहिए। मृदा मुलायम और बराबर कर लेनी चाहिए। साल के फूल लेने के लिए प्रत्येक साल भर फूल लेने के लिए अपन को प्रत्येक 15 दिन बाद पर कंदों का वो रोपण भी किया जाना चाहिए। कंद के आकार का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर रखते हैं। कितना? रजनीगंधा के कंद का व्यास है वो 2 सेंटीमीटर रखते हैं। और अगर अपन तुड़ाई की बात करें तो रजनीगंधा की जो तुड़ाई है तुड़ाई उसी अवस्था में करते हैं जब नीचे 1 या 2 पुष्प खिलने वाले हो और पुष्प डंठियों को प्राप्त सायकाल में वो काटना चाहिए। जब नीचे के पुष्प 1 या 2 पुष्प खिलने वाले होते हैं तो उस पुष्पों को अपन डंठल से प्राप्त करके साय के समय वो तोड़ते हैं। उपज की मैं बात करूं, यील्ड की बात करूं तो रजनीगंधा की जो उपज होती है वो 18 से 30 टन प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है स्टूडेंट? रजनीगंधा की उपज होती है 18 से 30 टन प्रति हेक्टेयर। अगला है अपना जैस्मीन या चमेली, जिसको अपन मोगरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैस्मीन, चमेली, मोगरा। जैस्मीन हो गया और अपन बात करें तो चमेली हो गया, फिर अपन बात करें तो मोगरा। तो जैस्मीन, चमेली, मोगरा ये होती है किसमें? इसको अपन जैस्मीन, चमेली या मोगरा के नाम से जानते हैं। बॉटनिकल नेम होता है जैस्मीनम स्पीसीज। क्या होता है? जैस्मीन का बॉटनिकल नेम जैस्मीनम स्पीसीज होता है। कुल होता है वो ओलिएसी होता है। फैमिली की बात करूं मैं, फैमिली क्या होती है? फैमिली होती है ओलिएसी।
फैमिली क्या होती है स्टूडेंट्स, ओलियसी होती है। उपयोग की बात करें तो पुष्प कलिकाओं की माला बनाने में करते हैं। कहाँ करते हैं? पुष्प, और जो पुष्प कलिकाएं होती है इसका उपयोग माला बनाने के लिए करते हैं, बुक्के बनाने में करते हैं, गजरा बनाने में करते हैं, धार्मिक पूजन सामग्री में अपन इसका प्रयोग करते हैं। और अपन बात करें तो विश्व प्रसिद्ध चमेली तेल स्पेनिश जैस्मीन से अपन को है वो विश्व प्रसिद्ध तेल है वो प्राप्त होता है, स्पेनिश जैस्मीन। जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु व मध्य शीत ऋतु उपयुक्त रहती है। जलवायु कैसी है? जैस्मीन के लिए ग्रीष्म ऋतु और मध्य शीत ऋतु है वो उपयुक्त रहती है। और अगर अपन बात करें सोइल की, मृदा की बात करूं स्टूडेंट्स में, तो मृदा होती है जल धारण वाली होनी चाहिए, दोमट मृदा, चिकनी दोमट मृदा होनी चाहिए। किस्मों की बात करें तो रवैया, कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2 और डेरी मुलई किस्में ये होनी चाहिए। अपन बात करते हैं प्रवर्धन या बीज दर की। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रवर्धन या बीज दर की। प्रवर्धन या बीज दर की मैं बात करूं तो इसको है प्रत्येक गड्ढे में एक पौधा लगाते हैं। क्या करते हैं अपन? प्रत्येक गड्ढे में एक पौधा है वो लगाते हैं। और अपन बात करें तो प्रजनन पौधे के भाग को है वो काट कर कलम विधि द्वारा है वो कंधों को है अपन लगाते हैं, या लेयरिंग, बडिंग, उत्तक संवर्धन की विधियां है अपन है वो उनमें प्रयोग करते हैं। अपन बात करें पौधरोपण की, तो पौधरोपण है वो रोपण का समय बरसात ऋतु में कब रखते हैं? अपन बरसात ऋतु के अंदर रखते हैं। 15 दिन पूर्व खेत में गड्ढे खोद लेने चाहिए। गड्ढे की आपसी दूरी है वो 1 से 3 मीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है स्टूडेंट्स? 1 से 3 मीटर है वो गड्ढे की आपसी दूरी है वो रखी जाती है। 45 से 60 क्यूबिक सेंटीमीटर आकार के गड्ढे अपन को खोदने चाहिए। अगला है पोषण आवश्यकता। FYM की बात करें तो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पोषण आवश्यकता की बात करूं तो नाइट्रोजन चाहिए वो 200 किलोग्राम चाहिए, नाइट्रोजन 200 किलोग्राम, फास्फोरस 400 किलोग्राम, और जो पोटेशियम होता है वो 120 किलोग्राम। तो अपन को ये प्रति हेक्टेयर चाहिए। और जो FYM होता है वो 250 से 300 क्विंटल, 250 से 300 क्विंटल, 250 से 300 क्विंटल अपन को FYM की आवश्यकता है। 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 400 किलोग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता रहती है। नाइट्रोजन आधी मात्रा में देते हैं, पोटेशियम और फास्फोरस की जो होती है वो पूरी मात्रा में बुआई के समय देते हैं। ताज़ा पुष्पों की अगर अपन तोड़ाई की बात करें, हार्वेस्टिंग की बात करें, तो सुबह के समय है वो अपन पुष्पों को तोड़ते हैं, और पुष्पों को सुबह 6 से 8 बजे के बीच में तोड़ना चाहिए। यील्ड की बात करें तो 1 किलोग्राम भार में लगभग 9 से 13,000 फूल है वो होते हैं। 1 किलो जो फूल होते हैं उनके अंदर लगभग 9 से 13,000 फूल होते हैं। प्रति वर्ष 4 से 7 किलोग्राम एक पौधे से अपन को प्राप्त होता है। कितना? प्रति वर्ष 4 से 7 किलोग्राम फूल अपन को एक पौधे से प्राप्त होते हैं, यानी कुल है 200 से लगभग 2,000 से 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। कीट नियंत्रण की मैं बात करूं तो कीट है वो सूंडी और दीमक। कीट कौन सा है? मुख्य रूप से सूंडी और दीमक है। कौन से कीट लगते हैं? सूंडी वो दीमक है वो लगते हैं। और अपन रोग की बात करें तो पत्ती धब्बा और रतुआ रोग है। कौन सा? एक तो अपना लगता है रतुआ रोग, और एक लगता है अपना लीफ स्पॉट पत्ती धब्बा रोग। अब अपन बात करते हैं 2018-19 के पेपर की। तो अपन ने वो पिछला 19-20 का पेपर सॉल्यूशन है वो कर लिया है, और अब अपन बात करेंगे 2018-19 के पेपर सॉल्यूशन की। 18-19 के पेपर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें पहली जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो है कि लैंडस्केपिंग क्या है। अपन को बताना है लैंडस्केपिंग है जिसको अपन भू निर्माण बोलते हैं वो क्या है। तो पौधों के आवरण से बढ़कर संशोधित या अलंकृत करना। जो पौधों का आवरण होता है, पौधों के आवरण को बदलकर संशोधित करना अलंकृत कहलाता है। ये एक प्राकृतिक दृश्य है। अगला है टेक्सचर या बनावट। टेक्सचर या बनावट की बात करें स्टूडेंट्स तो ये बगीचे की सतह की प्रकृति को बनावट के रूप में वो जाना जाता है। जमीन की बनावट एक पेड़ या झाड़ी की पत्तियों आदि के द्वारा है वो समग्र प्रभाव को निर्धारित करती है। अगला है विष्टा या परिदर्शी। जो किसी क्षेत्र का रूप होता है, किसी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो परिदर्शी या विष्टा होता है वो किसी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ तो बड़ा या छोटा होता है जिस पर किसी दृश्य या डिजाइन को डालना संभव होता है, उसको अपन कहते हैं। अगला है हेज। जब झाड़ियों को चारों तरफ सुरक्षा के लिए लगाया जाता है तो उसे हेज कहते हैं। जो झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों को
खेत के चारों तरफ स्टूडेंट सुरक्षा के लिए लगाते हैं, उसको अपन हेज कहते हैं। या फिर अपन झाड़ियों का बाड़ के रूप में उपयोग करते हैं तो उसको हेज कहते हैं, जैसे करौंदा हो गया, बबूल हो गया। अगला है अपना एक्सिस। बागवानी में अक्ष की रेखा या धुरी होती है जिसके चारों ओर पौधों की व्यवस्था या डिजाइन किया जाता है, उसको अपन एक्सिस कहते हैं। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस होता है वो बागवानी में एक अक्ष की रेखा या एक अक्ष की धुरी होती है जिसके चारों ओर वो अपन पौधों की व्यवस्था करते हैं, डिजाइन करते हैं, सजावट करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि गुलाब में बेडिंग की प्रक्रिया को समझाइए। गुलाब के जो प्रवर्धन की जो व्यावसायिक विधि है वो कौन सी है? बेडिंग है। कौन सी है? बेडिंग है। तो बेडिंग की प्रक्रिया को समझाना है। उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में इसको प्रयोग करते हैं। ये विशेष रूप से कर्नाटक में उपयोग किया जाता है। तो गुजरात जो गुलाब है अपना, गुलाब के जो प्रवर्धन की विधि है वो बेडिंग है। कौन सी है? बेडिंग। गुलाब की जो प्रवर्धन की बेडिंग विधि है, इस बेडिंग विधि का प्रयोग है वो मुख्यतः उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में करते हैं, मुख्य रूप से कर्नाटक के अंदर करते हैं। इन में निम्न किस्मों के मूल वृंत से है वो अपन को इस्तेमाल किया जाता है। देसी गुलाब, मल्टीफ्लोरा गुलाब। इजराइल में इस गुलाब के प्रजनन के लिए वो रोजा इंडिका का उपयोग किया जाता है। अगला है टी बडिंग। टी बडिंग में अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स? टी बडिंग में मूल वृंत पर अंग्रेजी के टी आकार का है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर का अपन क्या करते हैं? कट लगाते हैं। जो अपना मूल वृंत होता है, जो मूल वृंत के ऊपर अंग्रेजी के टी अक्षर पर, टी अक्षर के समान अपन 2.5 से 3 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं। यहाँ पर देखो इस प्रकार से वो कट लगाते हैं। फिर यहाँ पर अपन इसमें वो एक नया बड है वो लाकर ऐड कर देते हैं और फिर ये धीरे धीरे बड है वो इस प्रकार से फैल जाता है और विकसित हो जाता है। अगला है लैंडस्केपिंग के लैंडस्केपिंग गार्डनिंग के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। लैंडस्केपिंग की बात करें स्टूडेंट्स तो प्राथमिक दृष्टिकोण में एक अच्छा डिजाइनर है वो उपलब्ध होना चाहिए। और अपन इसके बात करें तो इसमें एक्सिस होना चाहिए, अक्ष होना चाहिए, जिसमें किसी बगीचे में एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके चारों ओर संतुलन बनाते हैं, उसको ही अपन एक्सिस बोलते हैं। औपचारिक उद्यान में केंद्रीय रेखा अक्ष होती है। फिर बिंदु का एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। सामूहिक प्रभाव होना चाहिए बिंदु के, जो अपना एक स्थान पर बड़ी संख्या में एकल पौधों की प्रजातियां का उपयोग करना चाहिए। एकता होनी चाहिए। एक बगीचे में एकता बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बगीचे में एकता होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और इससे बगीचे में कलात्मक स्वरूप में सुधार होता है। विभिन्न नजरियों से एकता को वो प्राप्त होते हैं। स्थान की बात करें तो हर बगीचे के डिजाइन का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि बगीचे अपने वास्तविक आकार में वो बड़ा दिखाई देना चाहिए। ये इसके मुख्य सिद्धांत हो गए। अगला है डिजाइनर लाइसेंस होना चाहिए। डिजाइनर लाइंस होनी चाहिए कि एक परिदृश्य उद्यान में कोई कठोर और वेज विभाजन रेखा नहीं होनी चाहिए। इन सभी रेखाओं के ऊपर एक दूसरे का साथ में तालमेल होना चाहिए। अगला है अनुपात और पैमाना। अनुपात और पैमाने की बात करें स्टूडेंट्स तो एक बगीचे में पैमाने को विभिन्न तत्वों के बीच में एक निश्चित संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला है बनावट। एक बगीचे की सतह की प्रकृति को बनावट के रूप में वो जाना जाता है। बनावट अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पर प्रकाश है और समय भी होना चाहिए। ये बगीचे का एक महत्वपूर्ण कारक घटक होता है, क्योंकि डिजाइन इस तरह से बनानी चाहिए कि दोपहर में छायादार जगह पर बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है चलना फिरना चाहिए। और अगर अपन शैली की बात करें तो अंत में किसी विशेष बगीचे के लिए अपनाई जाने वाली शैली के बारे में भी फैसला करना चाहिए। अगला है अपने मोगरा की खेती। किसकी खेती है? मोगरा या जैस्मीन की अपन ने अभी बात की थी। मोगरा जैस्मीन का जिसका वैज्ञानिक नाम अपन ने जैस्मीन स्पीसीज देखा, फैमिली ओलियेसी देखी, इसकी खेती अपन ने पीछे की थी। जैस्मीन की उत्पत्ति भारत में हुई है, लेकिन जैस्मीन ऑफिसिनेलिस की उत्पत्ति पार्टिया माना गया है। और अगर अपन माने जैस्मीन ग्रैंडिफलोरा तो जैस्मीन ग्रैंडिफलोरा होता है, ये प्रत्यक्ष माना जाता है। जैस्मीन के फूलों के उपयोग करें तो मंदिरों में करते हैं, शादी में करते हैं। जलवायु की बात करें तो उष्ण और समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है। और अपन फूलों के प्रकार उपयोग की बात करें तो मंदिरों में पूजा के लिए जैस्मीन का प्रयोग करेंगे, शादियों में प्रयोग करेंगे, कलाई व सिर के बालों में सजावट के लिए करते हैं। जलवायु की बात करें तो उष्ण और समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है। उष्ण और समशीतोष्ण जलवायु है वो स्टूडेंट्स उपयुक्त रहती है। तापमान होता है वो 24 to 32 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है।
मर्दा की बात करें तो बलुई दोमट मर्दा। और अपन बात करें किस्मों की, तो जैस्मीन की जो किस्में हैं वो किस्में हैं मोलिया, मोतिया, मल, मखमल, पालमपुर, मोगरा, ये किस्में होती है। प्रवर्धन है वो बीज और वानस्पतिक विधियों से करते हैं। नवीन किस्मों की उत्पत्ति है वो बीजों के द्वारा की जाती है। चमेली के पौधों में अधिक प्रवर्धन की अधिकता वास्तविक विधि द्वारा की जाती है, वानस्पतिक विधियों से वो करते हैं। और जिसमें कलमदाव विधि, चश्मा विधि या चश्मा चढ़ाना विधि अपने मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। एनपीके देते हैं वो 120 किलोग्राम देते हैं। एनपीके कितना देते हैं? एनपीके वो जैस्मीन में 120 किलोग्राम देते हैं वो प्रति पौध देते हैं। कितना देते हैं? एक पौधे के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 120 किलोग्राम देते हैं। कटाई छटाई की बात करें तो जैस्मीन संबे की अपन कटाई या नवंबर फरवरी में करते हैं। जैस्मीन ओरेंज जो ओरिफ्लेंटेस होती है उसके जनवरी के अंतिम सप्ताह में करते हैं। और जैस्मिन ग्रैंडिफलोरम की दिसंबर माह में अपन कटाई करते हैं। ताजे पुष्प के लिए वह बिना खुले पुष्पों को या प्राप्त काल में तोड़ना चाहिए। सुबह 6 से 8 के बीच में तोड़ते हैं। उपज भी अपन ने वो देख लिया, लगभग 200 से 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। खरपतवार की बात करें तो ओरी जलीय रसायन खरपतवार है। सूंडी और दीमक इनमें कीट लगता है। पत्ती धब्बा रोग होता है जो होता है अल्टरनेरिया जैस्मिनी के द्वारा होता है। पत्ती धब्बा किसके द्वारा होता है? अल्टरनेरिया जैस्मिन। जो अल्टरनेरिया जैस्मिनी होता है, अल्टरनेरिया जैस्मिनी के द्वारा है वो पत्ती धब्बा रोग होता है। और अपन बात करें तो इसमें जो फफूंद होता है, ये फफूंद होता है अल्टरनेरिया, और इसमें बोल्डो मिक्सर और मैंकोजैब का प्रयोग है अपन करते हैं। अगला रोग है रतुआ। रतुआ होता है ये यूरोमाइसिस होब्रिस होने के कारक होता है। किसके द्वारा? यूरोमाइसिस होब्रिसिस के द्वारा होता है। और फिर होता है आसित मर्दुल रमील आसिता रोग। अगला है अपना गुलाब। गुलाब की बात करूं स्टूडेंट्स में तो गुलाब की खेती, गुलाब का बॉटनिकल नेम है वो है रोजा इंडिका। जो अपना देसी गुलाब है इसका नाम क्या है? रोजा इंडिका। बॉटनिकल नेम रोजा इंडिका है। कुल की बात करें तो कुल है रोजेसी। कुल क्या है स्टूडेंट्स? गुलाब का जो फैमिली होती है, गुलाब की कुल होती है वो रोजेसी होती है। गुलाब की उत्पत्ति की बात करूं, ओरिजिन पैलेस की बात करूं तो गुलाब का ओरिजिन पैलेस होता है वो भारत होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? गुलाब की अपन बात करें तो गुलाब का ओरिजिन पैलेस भारत होता है। गुलाब के अंदर अपन गुणसूत्रों की बात करें तो गुलाब के गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम नंबर। गुणसूत्र होते हैं वो 14 होते हैं। कितना होते हैं? गुणसूत्र होते हैं वो 14 होते हैं। अपन फ्रूट टाइप की बात करें, गुलाब के फ्रूट टाइप की बात करें तो गुलाब के फ्रूट टाइप होते हैं वो एप्स होता है। कौन सा होता है? गुलाब का फ्रूट टाइप एप्स होता है। और अगर अपन बात करें प्रवर्धन की तो प्रवर्धन पेच बडिंग, सेल्ट बडिंग या टी कलई का इनके द्वारा किया जाता है। बीज में 21 गुलाब है वो बीज के द्वारा किया जाता है। जो गुलाब बीज होता है उसको क्या कहते हैं? एकिंस कहते हैं। एकिंस की बात करूं मैं, एकिंस क्या होता है? एकिंस होता है अपना गुलाब बीज। जो गुलाब बीज होता है, गुलाब बीज को अपन क्या कहते हैं? एकिंस कहते हैं। तेल की मात्रा लगभग 0.2 से 0.5% होती है। गुलाब के जो प्रजनक है वो डॉक्टर बीपी पॉल है। कौन है? जो डॉक्टर बीपी पॉल है वो गुलाब के प्रजनक है। और गुलकंद बनाने के लिए गुलाब और चीनी का अनुपात 1:1 रखते हैं। गुलकंद बनाने के लिए, किसके लिए? गुलकंद बनाने के लिए अपन चीनी और गुलाब का अनुपात कितना रखते हैं? 1:1 रखते हैं। गुलाब का पौध रोपण है वो अपन अक्टूबर नवंबर माह में करते हैं। कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर माह में अपन गुलाब का पौध रोपण करते हैं। और गुलाब के अंदर प्रूनिंग करते हैं। जो अपन प्रूनिंग की क्रिया की जाती है गुलाब के अंदर वो करते हैं अक्टूबर से जनवरी के मध्य। गुलाब के लिए तापमान 15 से 27 डिग्री रहते हैं। 15 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रखते हैं। गुलाब में वो लाल रोग होता है वो जो एंथोसाइनिन वर्ण के कारण होता है। गुलाब का जो लाल रंग होता है, किसका? गुलाब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन वर्ण के कारण होता है। और नीला रंग होता है वो डेल्फोर्डिन के कारण होता है। किसके द्वारा? डेल्फोर्डिन। जो डेल्फोर्डिन होता है, डेल्फोर्डिन के द्वारा होता है। डेल्फोर्डिन के द्वारा गुलाब का नीला रंग होता है। और अपन अन्य नामों की बात करें तो फूलों का राजा, गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं, प्यार का प्रतीक है। और ये इंग्लैंड और यूके का क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। गुलाब से इत्र की खोज का श्रेय किसको जाता है? बेगम नूरजहां को जाता है। किसको जाता है? बेगम
बैगन मुरझा को है, गुलाब के इत्र का है, खोज का चढ़ाया जाता है। राजस्थान में गुलाब की खेती पुष्कर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में करते हैं। कहाँ करते हैं? पुष्कर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में करते हैं। गुलाब का उपयोग है वो कट फ्लावर में अधिक किया जाता है। किसमें करते हैं? कट फ्लावर के अंदर गुलाब का प्रयोग अपन अधिक करते हैं। रोजरी होती है वो गुलाब के बाग लगाने को क्या कहते हैं? रोजरी कहते हैं। जो रोजरी होती है स्टूडेंट्स, रोजरी क्या होती है? गुलाब के बाग लगाने को रोजरी कहते हैं। मिनिएचर वर्ग में सबसे ज्यादा प्रूनिंग की आवश्यकता रहती है। गुलाब एक पर परागित फसल है। कैसी है? क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है, पर परागित फसल है। राजस्थान के खमनोर और राजसमंद में चैती गुलाब की खेती की जाती है। चैती गुलाब में गुलाब तेल जल की मात्रा होती है वो 0.05 से 0.08% होती है। सर्वाधिक मात्रा होती है वो चैती गुलाब में होती है। पुष्कर, अजमेर में देसी गुलाब रोजा इंडिका की खेती की जाती है, जिसमें तेल की मात्रा होती है वो होती है 0.045%। अगला अपन बात करें मूल वरंत की। गुलाब के मूल वरंत की बात करें तो पहला मूल वरंत है वो है रोजा इंडिका, किस्म ओडोराटा। ये उत्तरी भारत में गुलाब का प्रसिद्ध मूल वरंत है। रोजो इंडिका किस्म ओडोराटा है, ये उत्तरी भारत का प्रमुख मूल वरंत है, जो छाछिया रोग प्रतिरोधी और क्षारीय मृदा में हेतु उपयुक्त है। गुलाब का छाछिया रोग प्रतिरोधी और क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त कौन सा है? रोजा इंडिका वेराइटी ओडोराटा। अगला है रोजा मेलिफोरा या एडवर्ड रोजा जिसको बोलते हैं। ये दक्षिण भारत का मुख्य है। कौन सा? जो दक्षिण भारत होता है उसमें रोजा मल्टीफ्लोरा या एडवर्ड रोजा काम में लेते हैं। जलवायु समशीतोष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु है? समशीतोष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है। तापमान 15 से 27 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त है। और मृदा का पीएच 6.5 से 7.5 अपन वो रखते हैं। मृदा अच्छी उर्वरता युक्त होनी चाहिए, ये अपन को ध्यान रखते हैं गुलाब की खेती के लिए। अगला है अपन गुलाब का वर्ग। गुलाब को है वो अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे हाइब्रिड टी वर्ग अपन ने बांट लिया। हाइब्रिड टी है, ये हाइब्रिड पर्चिउलस और टी रोज गुलाब का एक क्या संकरण है? हाइब्रिड पर्चिउलस और टी रोज गुलाब का संकरण है। फूल बड़े होते हैं, संसार में सबसे प्रचलित है। इसकी किस्में अपन ने वो अंतर के अंदर देख लिए। आप भी यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो गुलाब की हाइब्रिड टी की किस्मों का। प्रथम संकर किस्म लो फ्रॉस है। टी रोज है, टी रोज का जो संकरण है वो है रोजा चाइनेसिस और रोजा जिजिलियोसिस। इसमें पुष्प खोलने पर है वो चाय की पत्तियों की तरह है वो सुगंध आती है। किसमें है? लेडी हैंगी मोली सरमन। अगला है अपना जो वर्ग है वो है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा वर्ग की मैं बात करूं तो इसका है संकरण, इसको है वो हाइब्रिड टी और पोलियंथा के संकरण से तैयार किया गया है। अधिक गुच्छों में लगते हैं और फूल में सुगंध कम आती है। किसमें? पीरिया, मोहिनी, मथुरा, कुमकुम, हिमानी और बंजारन, ये प्रमुख किस्में हैं। पोलियंथा वर्ग की अपन बात करें स्टूडेंट्स तो पोलियंथा को है वो फूल है आकार में छोटे और गुच्छों में लगते हैं। घरेलू बगीचों और गमलों में लगाने के लिए उपयुक्त है। किसमें? पिंक सावर्स, अंजनी, प्रति, स्वाति, रश्मि और नृत्य की ये प्रमुख किस्में। अगला है अपना मिनीएचर गुलाब। कौन सा गुलाब है स्टूडेंट्स? मिनीएचर गुलाब। मिनीएचर गुलाब को बेबी गुलाब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बेबी गुलाब के नाम से जानते हैं। गमलों में उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेबी डार्लिंग, गोल्ड स्टार, रेनबो, डार्क ब्यूटी, नटखट, चंद्रिका, लॉलीपॉप, मिक्सी, चुनमुन, ये इसकी प्रमुख किस्में हैं। फिर अपन बात करें लता गुलाब की तो लता गुलाब में फ्लोरी बंडा वो हाइब्रिड टी की तरह ही वृद्धि करता है। ये दीवारों के सहारे लताओं के रूप में चलता है। लाल किला, मार्सलनी, देहली, पिंक फर्न, गोल्डन शावर, हाइब्रिड, व्हाइट पर्ल, ये इसकी प्रमुख किस्में होती है। अगला है गुलाब की उत्परिवर्तित किस्में। गुलाब की उत्परिवर्तित किस्मों की बात करें तो अभिसारिका, पिरिया, मधोस, पैराडाइज, पूसा मोहित, ये किस्में होती है उत्परिवर्तित। और कांटेराइज किस्में है सुचित्रा और पूसा मोहित। IARI से विकसित है पूसा अभिषेक, पूसा कोमल, पूसा मुस्कान, पूसा रांजना, पूसा प्रिया, पूसा गरिमा। और गुलाब के अंदर अपन बात करें तांबड़ी युक्त गुलाब जो सफारी किस्म है, ये किस्में हैं सब गुलाब की। अगला एक गुलाब के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं तो गुलाब के अंदर जो प्रमुख क्रियाएं होती है वो होती है डिसबडिंग। कौन सी होती है? डिसबडिंग या कली का विच्छेदन करते हैं।
उसके अलावा इसके अंदर करते हैं विंटरिंग। क्या करते हैं? विंटरिंग करते हैं, जिसमें पौधों को कृत्रिम रूप से आराम दिया जाता है और 10 से 15 दिन तक है वो पानी दिया नहीं जाता है। और अपन बात करें कौन सी क्रिया करते हैं, तो इसके अंदर करते हैं पिचिंग करते हैं। कौन सी करते हैं? पिचिंग करते हैं या पल्सिंग करते हैं, जिसमें पल्सिंग की क्रिया है वो किया जाता है, जिसमें गुलाब के फूलों को तोड़ने के बाद उनकी जीवन अवधि बढ़ाने के लिए ठंडे पानी में रखा जाता है, जिसको अपन पल्सिंग कहते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। अगला है पिचिंग। पिचिंग क्या होता है ये अपन ने देख लिया। अब बात करेंगे गुलाब के प्रमुख रोग। तो गुलाब के रोगों में पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, डाईबैक रोग होते हैं। कीट होते हैं सब स्केल कीट, परजीवी कीट और एफिड कीट है, ये प्रमुख रूप से होते हैं। उपज की बात करें तो लगभग 2500 से 3000 फूल है वो प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपन को प्राप्त होते हैं। इससे आगे का पेपर सॉल्यूशन है वो स्टूडेंट्स अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कौन सी क्लास के अंदर? अब इसके आगे का पेपर सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पेपर सॉल्यूशन किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, अपने दोस्तों के पास में वो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के, तब तक के लिए थैंक यू।